वियोग वात्सल्य रस की परिभाषा दीजिए, क्या है? काव्य में जहाँ पे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वियोग वत्सल विषय रति अपनी परिपुष्ट अवस्था में पहुँचती है, वहाँ पे। अब वियोग वत्सल रति कैसे हो जाएगी, आप बताओ मुझे। रति के भी आपने ऐसे भेद पढ़े हैं क्या? वियोग वत्सल रति और संयोग वत्सल रति, वो तो रस का भेद है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे मालूम है गच्चा कहाँ खाओगे आप। तो आपसे पूछे भाई वियोग वात्सल्य रस की परिभाषा दो, तो हम क्या परिभाषा देंगे कि श्रीमान या सर, काव्य में जहाँ विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से संतान विषयक रति अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त कर लेती है, तो वहाँ वात्सल्य रस की आयोजना होती है। और आचार्यों ने वात्सल्य रस के दो भेद किए हैं, जिसमें जो निकटतम संबंध आसपास आमने सामने की साक्षात क्रीड़ा है वह संयोग वात्सल्य का हिस्सा होगी, और यदि संतान से दूरी का वियोग वर्णन चित्रण किया जा रहा है तो वह वियोग वात्सल्य रस है। बिल्कुल सीधी सीधी सी परिभाषा है, बिना लाग लपेट के कहाँ कोई कठिन शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो पहले आप संयोग और वियोग में ये जान लें कि संयोग और वियोग को परिभाषित करने से पहले आपको उस मूल रस को ही बताना पड़ेगा, उसके बाद शुरू होगा आपका संयोग और वियोग वाला मामला। जैसे आपसे पूछे कि वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो फिर तो आप सीधे सीधे ये कह दोगे कि नायक नायिकाओं में डिस्टेंस तो नहीं चलेगा ना मामला, है ना। ऐसे एक बार एक विद्यार्थी से पूछ लिया था इंटरव्यू में, बीभत्स रस किसे कहते हैं। अब बीभत्स रस में सीधा बोल रहा है, बोले सर यू नो, जहाँ वो मांस मज्जी मस्ताज खून हड्डी मिलती है, बोले आँख थू का भाव मिलता है। और बात तो वो सही कह रहा है, लेकिन क्या ये काव्यशास्त्रीय भाषा में आप ऐसे बोलोगे? तो काव्यशास्त्रीय भाषा क्या हो जाएगी? जहाँ काव्य में जहाँ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से जुगुप्सा नामक स्थायी भाव अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त करता है, तो काव्य में वहाँ बीभत्स रस होता है। क्लियर? रस की परिभाषा ऐसे देनी होगी। आप बताइए। हाँ, आपने बता दिया, आपका हो गया। आप बताओ कि बटलोलट ने रस निष्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया है? वैसे चल जाएगा, चल जाएगा क्योंकि इन्होंने आत्मविश्वास से बोला है ना। फिर पहले तो आप ऐसे याद करना कि रस निष्पत्ति की कहानी में एक भट्ट लोलट होता है, एक भट्ट नायक होता है। ऐसे याद करो, दोनों अलग अलग है। सुनो, ये लड़की जो बोल रही है ना, इसको सीरियसली लो आप। अधिकांश विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं इन दोनों में, तो ध्यान रहे। दोबारा बताओ, भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया? उत्पत्तिवाद का दूसरा और नाम मिलता है कोई? आरोपितवाद। आप बताओ आचार्य शंकुक ने कौन सा सिद्धांत दिया? हाँ, शंकुक ने रस निष्पत्ति अनुमितिवाद दिया। अब हेमा बताएगी कि अनुमतिवाद सिद्धांत क्यों दिया। क्यों? अरे प्रसन्न आनंद है, हरिकातानंद है, क्यों दिया? अब हाजिर जवाब बनो ना, बताओ। यस, ये बात है सर, उनको चित्रतुरंग न्याय के द्वारा रस निष्पत्ति सूत्र की व्याख्या करनी थी, यों दिया, है ना। जैसे गांव का एक लोकगीत है, शादी ब्याह के समय में एक बाजा गांव की महिलाएं गीत गाती है, बोले भाई क्यों रूठी भाई क्यों रूठी है। वो असल में क्या है कि बिल्कुल दूल्हा जब आ जाता है ना तोरण मारने, तब गांव की महिलाएं लोग गीत गाती है, पर क्यों रूठी भाई क्यों रूठी। जवाब दूसरे ग्रुप देता है, क्या लग गोरो बुलायो कालो आयो, मैं यो रूठी अब इसी में अपना अलंकार खोज लो, इसी में रस खोज लो, इसी में छंद खोज लो, है ना। तो चीज़ है, देखो सुनो, असल में ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि यदि हम दार्शनिक अंदाज में यदि कहें तो किसी भी निश्चित प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर होता ही नहीं है। अब आपसे यदि कोई ऐसे पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो वो हाजिर जवाबी वाला सवाल आपसे पूछना चाहता है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक लड़की यूपी से आई थी इंटरव्यू देने के लिए, छटनी कर दी, और उससे सवाल पूछा महोदय ने कि आप ये बताइए रीति काल की अंतिम पंक्ति कौन सी है।
और वो वहीं बौरागी, गुस्सा भी आया होगा, उनसे तो कुछ कहा नहीं होगा, बाहर भड़ास निकाली, कैसे कैसे प्रोफेसर है, बोले ये कोई मतलब है क्या, ये बात सही भी है, हमको उचित भी लगी, भाई ये बात नहीं होनी चाहिए, पहली पंक्ति कौन सी है, अरे होगी कोई सी, अंतिम पंक्ति कौन सी है, उससे मेरे ज्ञान का लेने देना क्या है। लेकिन यदि उसमें समझदारी होती, हाजिर जवाबी होती, तो वो कुछ भी कोई पंक्ति गीत गा देती कि जाओ जाओ तुम जाओ हम न जाने तुम्हें, ब्रजभाषा में बना के कोई भी एक पंक्ति बोल देती, और बाद में ये कह देती कि सर ये रसरंग की अंतिम पंक्ति है, और जहाँ तक मेरा संज्ञान है ग्वाल कवि द्वारा लिखित रसरंग 1853 में रीतिकाल की अंतिम रचना मानी जाती है। चूंकि यह पंक्ति उस रचना की अंतिम पंक्ति है, इसलिए रीतिकाल की अंतिम पंक्ति है। क्यों पूछने वाला थोड़ी जान रहा है, अरे पूछने वाला नहीं जान रहा कि पंक्ति है कि नहीं है, लेकिन वो आपकी हाजिर जवाबी को देखना चाहता है तो बोल देते, लेकिन नहीं बोला तो ठीक है। तो ये है। अब आप बताइए साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक ने। और अब आप बताइए कि साधारणीकरण का सिद्धांत भट्टनायक को क्यों देना पड़ा? बताओ। उसको घर में खाना नहीं मिल रहा था, उसकी बीवी ने बोल दिया था निपुते साधारणीकरण का सिद्धांत नहीं दिया तो रोटी ना मिले घर में। हाँ ठीक है, कुछ तो बोला रस की निष्पत्ति के लिए उन्होंने जवाब दिया। कोई सवाल का सटीक जवाब देगा आप में से? बताओ। सर इससे पहले दो सिद्धांत थे, उसके अंदर अनुकार्य और अनुकर्ता था। यस, वेरी गुड आंसर। देखो जो सबसे पहले, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो सबसे पहले आचार्य भट्ट लोलट हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा? देखो तीन चीज होती है, एक तो अनुकार्य, एक अनुकर्ता, अनुकर्ता नट जो होता है, और एक सहृदय, और सहृदय को सामाजिक भी कहते हैं। ठीक है भाई। अनुकार्य कौन होता है? राम आदि ऐतिहासिक पौराणिक पात्र जो आज इस धरती पर मौजूद नहीं है, जैसे शिवाजी, जैसे महाराणा प्रताप, ये कौन हो गए? अनुकार्य। और अनुकर्ता कौन है? जो उस अनुकार्य का अभिनय करता है, यानी अनुकर्ता जिसका अभिनय करता है वो अनुकार्य। जैसे मान लीजिए कोई मंगल नाम का आदमी शाम को मूंगफली बेचता है मंडी में, लेकिन रात होते ही वो जटायु का रोल प्ले करता है, तो जटायु कौन हो गया? अनुकार्य। और वो मंगल कौन हो गया रंगमंच पर? अनुकर्ता नट। और हम जो देखने बैठ गए वहां दर्शक लोग, वो कौन हो गए? सहृदय हो गए, सामाजिक हो गए। शंकुक ने प्रेक्षक कहा है, वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में उसको नागरिक कहा है, तमाम प्रकार के नाम उसको मिलते रहे हैं। पाठक कह लो, श्रोता कह लो, दर्शक कह लो, इन सब समानार्थी शब्द हैं। अब भट्टलोलट कहता है कि जो रस की मूल स्थिति है वो अनुकार्य में होती है, और गौण रूप से कहाँ होती है? अनुकर्ता में होती है। कि उसको आनंद आ रहा है कि जो हनुमान जी का रोल प्ले कर रहा है उसको, कि मैं अभी समुद्र उल्लंघन कर दूंगा, उसको आनंद आ रहा है, लेकिन दर्शक को नहीं मिल रहा आनंद। तो मैं ये पूछता हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब मैं 10वीं 11वीं का विद्यार्थी हुआ करता था, और हमारे गाँव में रामलीला हुआ करती थी। और रामलीला में हम लोग क्या करते थे, वहाँ कोई बेंच वेंच तो होती नहीं थी बैठने के लिए, सब्जी मंडी में होती थी, तो अपने घर से कट्टा वट्टा उठाया, दबाया, दबाते वैसे ही थे अपने, जैसे कि रावण को दबा लिया था बाली ने कांख में, वैसे कोई गिर नहीं सकता वो। और पाव भर लेते मूंगफली लेते, और बैठ के कट्टा पे सिरपण खा के नाक कट के मजा आ रहा है देखने में, और गटर गटर खा रहे हैं, समझ रहे हो? अब मैं ये पूछता हूँ कि यदि मुझको आनंद नहीं मिल रहा है, केवल मूंगफली खाने के लिए मैं यहाँ आ रहा हूँ, वो तो मैं अपने घर में ही खाऊंगा, क्योंकि सर्दियों के समय में और होती है रामायण, तो जाड़े में कोई क्यों मरेगा? यदि हमको आनंद ही नहीं आएगा तो वहाँ देखने दर्शक कौन जाएगा? तो इस भाई ने अपने सिद्धांत में तो सामाजिक की घोर उपेक्षा की है। और जब बाद में शंकुक आया तो शंकुक ने कहा कि भाई रस की मूल स्थिति तो अनुकार्य में ही है, लेकिन गौण मात्रा में, कम मात्रा में वो सहृदय की वासना में निहित है। तो इसीलिए DSSB का सवाल आया था कि पहली बार सहृदय को महत्व देने वाला आचार्य कौन है? तो उसका उत्तर माना गया क्या? शंकुक। लेकिन गौण ते दिया,
अभी भी पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और फिर इस समस्या का समाधान किसने किया? आचार्य भट्टनायक ने किया। और जो इन्होंने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है, साधारणीकरण के द्वारा इन्होंने रस की सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता को स्थापित किया और बताया कि रस तो अनुकार्य में भी है, अनुकर्ता में भी है, और सबसे ज्यादा तो सहृदय में है। तो रस को सार्वभौमिक बना दिया, तो उनको ये सिद्धांत देना पड़ा था। और इस सिद्धांत का फिर आज ये सिद्धांत साधारणीकरण, ये रस के आस्वादन का बड़ा केंद्रीय विषय हो गया है। और बिना साधारणीकरण के रस की प्राप्ति ही संभव नहीं है। ये मैंने अभी आपसे बातचीत की थी। क्लियर? तो ऐसे करके आप बताइए कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में सबसे मान्य मत किनका रहा है? अभिनव गुप्त का। कौन सा सिद्धांत है? अभिव्यक्तिवाद। अब आप बताइए कि व्यंग व्यंजक भाव संबंध ये किस सिद्धांत में देखने को मिलता है? जो चारों सिद्धांतकारों ने दिया था ना, इसमें अभिनव गुप्त के यहाँ मिलता है, या शंकुक के यहाँ मिलता है, क्वैटलोलट के यहाँ। जो सर्वश्रेष्ठ मत जिसने दिया है, इसमें व्यंग व्यंजक भाव संबंध की बात किसने की है? अभिनव गुप्त ने की है ना? उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंधों की बात कौन करता है, आप बताइए? उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध उषा भट्टलोलट ने। भट्टनायक ने किस संबंधों की बात की है? संयोग से क्या अर्थ लिया है भट्टनायक ने? भोज्य भोजक भाव संबंध। ठीक है। आप भयानक रस की परिभाषा दो बैठे बैठे ही, अनीता। प्यार में जहाँ भाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से भय नामक स्थायी भाव अपनी परिपुष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, भयानक। बिल्कुल सही है। इसके बाद आपके आगे जो है, आप ज्योति, आप भयानक रस का वो दो उदाहरण दो। भयानक रस का कोई उदाहरण दीजिए आप। बातचीत नहीं आपस में। भयानक रस की परिभाषा। उदाहरण दो, छोड़ो वो सुन लिया मैंने। उदाहरण याद नहीं है? श्री राम। हाँ, अरे वाह, और बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है कामायनी से। उधर गरजती सिंधु लहरिया कठिन काल की जालों सी। अब ये बड़ी बात है कि आपको उसी टाइम उदाहरण याद आ रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कुछ सेलेक्ट छंद, सेलेक्ट अलंकार और रसों का एक एक उदाहरण जरूर याद करके जाइए आप, है ना। तो ये बात की हमने रस के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं आगे अलंकार के संदर्भ में। अब देखिए, आपसे अलंकार की परिभाषा पूछे तो आप संधि तोड़ देते हो, तुरंत ही अलम और कार कर देते हो ना। अलंकार की परिभाषा के बारे में आपकी एकदम जो सटीक परिभाषा होगी वो कौन देगा? वो अलम और कार नहीं, बताइए। वेरी गुड। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले बाहरी सौंदर्य विधायक तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार वैसे ही आभूषित करते हैं साहित्य को जैसे आभूषण स्त्री को सुशोभित करते हैं। और तब आप भामा की पंक्ति दे सकते हो, केशव दास की दे सकते हो। भामा की पंक्ति कौन सी है? न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। स्त्री चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, सुंदरी क्यों ना हो, लेकिन वह बिना आभूषणों के सुंदर नहीं कही जाएगी। और कौन भाई पुष्टि करता है? हिंदी का पहला अलंकारवादी आचार्य कौन है? केशव दास ने कौन सी अलंकारवादी रचना लिखी है? बकवास नहीं, कौन सी अलंकारवादी रचना लिखी है? रसिक प्रिया गलत है, कवि प्रिया। ये कवि प्रिया का ही तो छंद है ये, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी। ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो इस प्रकार अलंकार की परिभाषा दे करके कोई व्यक्ति आपसे इस बहस को ला सकता है कि काव्य की आत्मा रस है या अलंकार।
काव्य की आत्मा रस है अलंकार। इसको ना ऊपर से ही, क्योंकि पाँव आपका बार बार स्लो जा रहा है, इसको निकालो ऊपर से दो। हाँ, तो क्या सवाल था? तो आप क्या करोगे? अब हाथ छुएगा अपना। काव्य की आत्मा रस क्यों माने? हम तो नहीं मान रहे, हम तो कह रहे हैं अलंकार है। बताओ अब क्या कहोगे आप? है जो भी साधन है वो रस है। आप ये चीज अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अलंकारवादी आचार्य के लिए तो अलंकार ही सब कुछ है। वो दूसरा दृष्टिकोण है। वो क्या कहते हैं कि रस ही का, अलंकार ही काव्य का साध्य पक्ष है, रस तो केवल साधन है, और अलंकार केवल शोभावर्धक तत्व ही नहीं है, बल्कि वह तो काव्य का प्राण है। उसके अलंकार विहीन काव्य, तो आप याद करो जयदेव के चंद्रालोक में क्या अंगी करोति ये शब्दार्थवन लंकृति ओस असो नमन्यते जे कस्मार नुस्मन लंकृति। आप किसी काव्य को अलंकार विहीन स्वीकार करते हो तो अग्नि को भी शीतल कहकर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? तो उनका दृष्टिकोण तो ये है। लेकिन रसवादी आचार्य क्या कहते हैं कि काव्य की आत्मा, काव्य का साध्य पक्ष वह तो रस ही है। जो काव्य में अनुभूति को उत्कर्ष प्रदान करता है वो रस है, और रसों के सहायक तत्व अलंकार है। अलंकार यदि काव्य में रस को उत्कर्ष करने के लिए आ रहे हैं तो आइए, वरना रुक जाइए, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम तो वैसे ही उत्कर्ष को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए वो कोई आवश्यक नहीं मानते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। और पंत की आप वो याद करो पंक्ति कि तुम वहन कर सको जन्म में मेरे विचार, वाणी मेरी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। तो यदि अनुभूति को तीव्र संप्रेषणीय बनाने के लिए अनायास रूप से अलंकार काव्य में आ रहे हैं तो वो काव्य की रमणीयता और स्पष्टता में वृद्धि कर सकते हैं। यदि अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कर दिया, अलंकारों का बलपूर्वक प्रयोग कर दिया, अलंकारों का आरोपित प्रयोग कर दिया, तो वह आपकी सहज भावधारा को भी नष्ट कर देंगे। इसीलिए पंत ने पल्लव की भूमिका में बहुत चर्चित एक वाक्य लिखा है कि अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, बल्कि वह भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। वाणी के अश्रु, हास, पुलक सब कुछ है। तो अलंकारों का प्रयोग कैसा होना चाहिए? जैसा केशवदास ने किया है? नहीं। केशवदास ने चमत्कार योजना दिखाने के चक्कर में अलंकार तो वो ले आए, लेकिन भावधारा को उन्होंने नष्ट कर दिया। अब प्रातःकालीन सूर्य का जब चित्रण होता है तो रामचंद्रिका में कैसे लिखते हैं वो? कई श्रोणित कलित कपाल ये किल का पलिक काल को, कै कबूतर का जो अनुप्रास सौंदर्य बनाया, 7-8 बार कै कबूतर आ गया। पर इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रातःकालीन सूर्य की किरणें ऐसे लग रही है जैसे काल रूपी कापालिक के हाथों में रक्त से लबालब खून भरा कटोरा और उसमें से बूंदे टपक 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 रही है। भगवान ऐसा सूर्य तो नहीं निकले तो बढ़िया हम तो धुंध और कोहरे में रह लेंगे भाई। तो ये अनुभूति के विरुद्ध भाव दब गए हैं, है ना। तो एक प्रकार से ये अलंकारों का जो ज्यादा मात्रा में प्रयोग है, लेकिन रस का आप कितनी मात्रा में प्रयोग करो ये आप खुद साबित कर दोगे इस चीज को कि कौन काव्य की आत्मा है। कि रस का अतिशय प्रयोग कितना ही प्रयोग कर लो काव्य की रमणीयता को बढ़ाएगा, लेकिन अलंकारों का आप कितना ही प्रयोग कर देंगे और यदि वो प्रयोग आपका उल्टा बैठ गया तो आपका काव्य सौंदर्य पूरा ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है कि काव्य की आत्मा तो रसी है, अलंकार तो उसका बाहरी शोभावर्धक तत्व ही है। क्लियर है ना। अब अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ये आप सभी जानते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से? एक भाई शब्द अलंकार, और एक अर्थ अलंकार, और एक उभय अलंकार। अब देखो सुनो, उभय अलंकार में तो आता है संकर संसृष्टि जैसे अलंकार, और शब्द अलंकार में ले दे करके 4-5 प्रमुख अलंकारों का नाम याद रख लो।
जैसे यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, विप्सा है, श्लेष है और वक्रोक्ति है। अब वक्रोक्ति को शब्द अलंकार में मान लिया। अब कुछ लोग श्लेष में अर्थ श्लेष की बात करते हैं, कोई शब्द श्लेष की बात करते हैं, तो आपसे पूछे कि भाई श्लेष को उभयलंकार कह सकते हैं क्या? कि सर शब्द श्लेष भी होता है। कुछ विद्वान उभयलंकार में भी मानते हैं, लेकिन मुख्य तौर से इसकी गणना कहाँ होती है? शब्द अलंकार में। शेष बचे सभी। जैसे तुलसीदास की रचनाओं को पढ़ते हैं ना कि विनय प्लस वैराग्य प्लस बलि अपवाद रामाज्ञा बराबर ब्रजभाषा शेष सभी अवधि, पढ़ते हो ना सूत्र बना करके। तो ध्यान रहे, बाकी कोई भी अलंकार उठा के आपसे पूछ ले, असंगति अलंकार बताओ, कैसा अलंकार है? सरर्थ अलंकार। बस ये ध्यान रखो, वक्रोक्ति, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, यमक, इनको छोड़ करके और शंकर संसृष्टि का तो कोई नाम ही ना ले, तो बचा कुचा सब कहाँ गया? अर्थ अलंकार में, है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब यहां पर आपको जो विशेष अलंकार है वो आपको बताने हैं। अब जैसे देखो उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार की परिभाषा दे दो तुरंत ही है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की सादृश्यता की जाती है। एक वस्तु हमेशा क्या होती है? उपमेय। उपमेय जो प्रस्तुत है, दूसरी वस्तु जो उपमान, उपमान जो है प्रस्तुत है। इसमें उपमेय और उपमान दोनों बराबर होते हैं, है ना। लेकिन इसमें सुशोभित कौन हो रहा है? उपमेय उपमान से हो रहा है या उपमान उपमेय से हो रहा है? उपमेय उपमान से हो रहा है। यदि आपने इसका उल्टा कर दिया कि जहां उपमेय से सुशोभित हो रहा है उपमान, तो वो अलंकार हो जाएगा प्रतीप। उपमा अलंकार का एकदम विपरीत अलंकार कौन सा है? प्रतीप। ये क्वेश्चन आता रहता है ना। और एक अलंकार होता है व्यतिरेक, इसके बारे में भी जानकारी रखना। व्यतिरेक अलंकार में ये होता है कि लोक प्रसिद्ध जो उपमान है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है, उसे उपमान से हीन, कारण सहित, घटिया और हे दृष्टिकोण से दिखाया जाता है। पंचवटी का 1925 में प्रकाशित गुप्त जी की रचना से कई बार उदाहरण आया। वह मुख देख पांडु सा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर। चंद्र तो पश्चिम की ओर वैसे ही जा रहा है, लेकिन क्या संभावना की गई है कि सीता माता के सुंदर चेहरे को देख करके चंद्रमा को पांडु रोग हो गया, पी लिया और वो बर्बाद सा लुटा पिटा होकर चला गया। तो लोक प्रसिद्ध उपमान को भी रोगी धोगी दिखा दिया, तो ये हो गया आपका व्यतिरेक। श्लेष में और यमक में आप अच्छे से अंतर कर ही देंगे या नहीं कर पाएंगे? है ना। काव्य में जहां एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन अनेक शब्दों के अर्थों को द्योतित करता है, तो जहां शब्द की तो आवृत्ति नहीं है, शब्द तो एक ही है लेकिन भिन्न अर्थों की सृष्टि कर रहा है ना, वो हो गया श्लेष। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट चिपका हुआ। और रीति काल में सेनापति इसके बेताज बादशाह हैं, वो अपने श्लेष में जो प्रकृति का चित्रण करते हैं उनका प्रिय अलंकार है श्लेष। और यमक में तो कई बार शब्द आते हैं। अब यमक में ये भूषण का बड़ा प्रिय अलंकार रहा है। यमक है, मालूपमा है, और वो आप सब जानते हो, और कल आप वो गा भी रहे थे कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली। अब वो इतना गाया है शिवानी ने कि मुझे तो यही लगने लगा कई बार कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर कौन रहने वाली? शिवानी रहने वाली है ना। और लेकिन अब उसमें ना 4 लाइन जरूर याद कर लेना आप, 4 लाइन। और वो तो वैसे भी साहित्य में आपसे भूषण से पूछ सकते हैं। मान लीजिए कोई वीर रस की कविता ही पूछ ले तो 1 लाइन तो ये याद हो गई आपको कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। पर वो अर्थ तो क्लियर है ना कि पहला गगनचुंबी मंजिल, अपन जैसे बैठे हुए हैं 3रे फ्लोर, दूसरे ये ऊंचे घोर मंदिर वाली। और दूसरा आता है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, पहाड़ों के ऊपर बनी कंदराओं में, गुफाओं में बिचारी रहती है। हालांकि भूषण जोश में आके बोल गए, यहाँ भूषण पर केस कर सकते हो आप मरे मराए पर। कह रहे भाई एक बात बताओ, शिवाजी जैसे राष्ट्रीय संरक्षण व्यक्ति से कभी मुंगलानी या परेशान नहीं थी, बल्कि युद्ध में बंदी हो जाया करती थी, उनको भी ससम्मान वो अपने जा भाई वहां औरंगजेब के घर जा, लड़ाई औरंगजेब से है। और जोश में आके भूषण को बोलना है कुछ भी तो बोल गया, और कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। दूसरी लाइन ये बोल दो कि सर पहले तो कलाकंद खाती थी
हाँ, मतलब कंदमूल का मतलब स्वादिष्ट पकवान। अरे पकवान ही होता है वो, कलाकंद ऐसे नहीं बनता, बहुत कढ़ाई चलानी पड़ती है ना। कहीं बना के खाया है कढ़ाई? हमारे तो घर वाले मुझे कभी नहीं बिठाते थे, बोला ये तो उतरने से पहले ही गायब हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि वाष्पीकरण हो रहा है उसका। तो दूसरा कंदमूल, अब वो कंदमूल खा रहे हैं तो अब कंदमूल क्या जड़ी बूटियों के लिए क्या है, पहाड़ों पे क्या मिलेगी, जड़ी बूटी है ना। विजन डुलाती थे, विजन डुलाती। पहले तो बिजना ऐसे, अरे पहले लाइट पंखा नहीं था, पहले वो दासियां होती थी और बड़े से चांवर धारनी बोलते थे, ऐसे ऐसे हिलाते थे तो रानियों को हवा मिलती थी बढ़िया। पहले इससे फर्क नहीं पड़ता लाइट आ रही है कि नहीं आ रही, लाइट तो ही नहीं। उनका काम डुलाने का, उनका वेतन यही है। शुक्र करो और धन्यवाद बोलो अपने ईश्वर को कि आप लोग स्वाधीन भारत में जन्मे हो। नहीं आरपीएससी की तैयारी और ये केवीएस एनवीएस की एंट्री तैयारी नहीं कर रहे होते आप, चांवर धारने की पोस्ट निकलती। चाहिए 2 बिजना हिलाने वाली। तो इसलिए है ना, तो ध्यान रखो। और वो तो जानते हो आपके 3 बेर खाती थे वे 3 ही बेर, ये चीज क्लियर। 4 लाइन याद हो जाएगी। यमक अलंकार का हमारा काम हो गया। जो कोई बेईमान व्यक्ति आकर 1 लाइन बोल गया कि 3 बेर खाती थे, 3 बेर खाती है, भगवान कसम मेरा जैसा कोई बैठा होगा ना वहां इंटरव्यू में तो उसको बेरी खिला देगा। फिर 1 लाइन से आदमी चट गए इससे, इसके आगे पीछे की लाइन फेंको, फिर इसको परोसो, अच्छी लगेगी ये। क्या लगता है यार कितने सस्ते में बचाव कर रहा है अपना, और 10वीं 11वीं से इस पंक्ति को पढ़ रहे हैं तो 3-4 लाइन जरूर बोलना आप लोग, है ना, यमक अलंकार पे। या तो कोई और उदाहरण दे देना। तो देखिए अब मुझे आप लोग बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप इन अलंकारों को जान रहे हैं? अब वो क्या, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, उपमा, श्लेष, यमक। एक मुझे बताओ आप कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और विप्सा अलंकार को भी जानो। इनके उदाहरण भले ही मत जानो लेकिन इनकी परिभाषा जरूर जानो। पुनरुक्ति प्रकाश में तो कोई एक शब्द 2 बार आता है, 3 बार भी आता है, परंतु अर्थ हमेशा उसका एक ही होता है। मैं पुण्य पुण्य कहो निज धाम गयो, तो पुण्य पुण्य बार बार, अर्थ तो एक निकला। लेकिन यदि शब्द दोनों एक जैसे आ रहे हैं और अर्थ अलग अलग हो गए तब तो यमक हो गया। लेकिन यदि शब्द की आवृत्ति भी हो रही है और अर्थ भी उसका एक ही है, कान कान, हाँ कान कान जकड़ी, तो काना रे उसी के प्रेम में जकड़ी हुई है कौन, गोपियां। तो हाँ, तो ये हो गया पुनरुक्ति। अब विप्सा में भी यही होता है, लेकिन विप्सा में मनोभाव परक शब्दों की आवृत्ति होती है। वो गहरे मनोभाव से दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कयो में नाथ, दिख दिख, हा हा, अरे अरे, साधु साधु, धन्य धन्य, ऐसी शब्दावली जो मनोभावों से प्रेरित होकर निकलती है वो फिर वो पुनरुक्ति प्रकाश का हिस्सा नहीं है, फिर वो विप्सा। अब ध्यान देना, आवर्ती शब्द, अब आवर्ती शब्द की आवर्ती तो पुनरुक्ति प्रकाश में भी है, शब्द की आवर्ती तो यमक में भी है, लेकिन अनुप्रास में शब्द की आवर्ती नहीं वर्ण की आवर्ती होती है। क्लियर? अच्छा, अनुप्रास के 4 भेद सबने सुन रखे हैं। सस्ता सा है 6 का अनुप्रास, सस्ती सी जहां 2 वर्ण की आवर्ती होती है 6 का अनुप्रास में, कोई भी 2 वर्ण, कानन कठिन भयंकर भारी, का न भय भय भयंकर भारी, 2 वर्ण की आवर्ती हो रही है 6 का अनुप्रास। एक होता है अंत्यानुप्रास जो अंत में तुकबंदी होती है, जैसे तुलसीदास की चौपाइयों में अंत में तुकबंदी है ना, मंगलकारी भवहारी हारीकारी है ना, वो अंत में तुकबंदी। एक कौन सा होता है बताओ? 2 तो ये हो गया। वृत्यानुप्रास में 2 से अधिक वर्ण की आवर्ती होती है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, 6 3 बार आ गया ना, तो वो चीज, हालांकि ये मानवीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है कि किरणें खेल रही हैं, खेलता तो मनुष्य है। और एक कौन सा बच गया? लाटानुप्रास, अनुप्रास का भेद नहीं है। एक हो गया श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास वो होता है जो आपकी वर्णमाला है ना, कैकंठ वाली, होस्ट वाली, पै फै बै भै, उनसे आवर्ती हो रही है, तो वो तो चारों भेदों के नाम आप बताएंगे। लाटानुप्रास नहीं है, लाटानुप्रास अलग से एक स्वतंत्र अलंकार है। क्लियर है? तो देखो, उपमा, व्यतिरेक, प्रतीप के बारे में परिभाषा ध्यान रखो बस केवल कि प्रतीप में उपमान कमजोर हो जाता है, उपमेय शक्तिशाली हो जाता है। व्यतिरेक में तो उपमान की धज्जियां ही उड़ जाती हैं। ये हो गया श्लेष यमक।
एक उदाहरण अलंकार, उदाहरण है ना, दो वाक्यों के सामने। एक लड़की को देखा तो ऐसे लगा जैसे गाय की पूंछ, XYZ, जैसे खिलता गुलाब, जैसे फैसे फला डिका, जैसे आ जाता है इसमें। लेकिन दृष्टांत अलंकार की परिभाषा डिफरेंट है। पूछ सकते हैं इसमें उपमेय उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव आता है। दृष्टांत के बहुत सारे उदाहरण रहीमदास ने लिखे हैं। कोई सा याद है? कोई सा भी किसी का याद है? दृष्टांत का क्या उदाहरण दोगे आप? अरे कोई भी बोल दो। बड़े भये तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे थे दूर। वैसे किसकी पंक्ति है ये? ना रहीमदास की है, कबीरदास की नहीं है ना। बहुत सारे को कबीर के उसमें सुनाते हैं लय में, इसलिए भ्रम हो जाता है। अब बताओ मुझे, इसके अलावा जिस विद्यार्थी को उत्प्रेक्षा अलंकार का पता नहीं है वो तो जाओ ही मत इंटरव्यू देने, है ना। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। उत्प्रेक्षा में कर दोगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना है। आप बताओ असंगति अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा का भेद तो याद होगा ना, कई बार याद करो। मानो मनो जानो जनो, आपसे पूछ रहा है भाई उत्प्रेक्षा का उदाहरण दो। बोलो गुरु जी मानो मनो जानो जनो मनो जनो उदाहरण नहीं चलेगा। क्या उदाहरण दोगे? हाँ, सो तोड़े पीतवट श्याम सलोने का, मनो नीलमणि शैल पर आता करे बर्बाद। बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। क्या तीनों भेदों के नाम पता है? फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और भाई वस्तुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा। और ऊ की मात्रा बड़ी आ रही है। हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, है ना। शुद्धिकरण में कभी लिखा है तो परिभाषा वस्तुत्प्रेक्षा की तो वही है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, जो आपने उदाहरण बताया। फलोत्प्रेक्षा, जहां फल यानी उद्देश्य ना हो फिर भी उद्देश्य मान लिया जाए। परिभाषा जरूर याद करो। पानी वानी ले आया। और एक हेतुत्प्रेक्षा। अब हेतु का मतलब क्या होता है? जहां कारण न हो फिर भी उसे कारण मान लिया जाए, पर कभी कर दो ये तो असंगति है, ये तो विरोधाभास है, ऐसा प्रतीत होता है। ध्यान रखो, जहां कारण ना हो उसे भी कारण मान लिया जाए तो क्या हो गया आपका? हेतुत्प्रेक्षा। कितना सुंदर। और जायसी का प्रिय अलंकार पद्मावत में भारी मात्रा में हेतुत्प्रेक्षा आया है ना। कौन सी पंक्ति याद है आपको ऐसी? वो भी चल जाएगा। रवि शशि नखत दीपत ही ज्योति, रतन पदार्थ मानक मोती। पद्मावती जब हंसती है तो उसके हंसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब आलोकित हो उठते हैं। पता नहीं कौन सी कॉलगेट करती है पद्मावती हैं। और सबसे बढ़िया कौन सा? पीयूष कहू संदेश रा, हे भंवरा हे काग, सो धन जर रवि मुई तेईक दुआम लाग। बताइए क्या गपोड़ मार रहा है जायसी। जायसी लिखते हैं कि कौआ और भंवरा ये दोनों, वो कह रही है पद्मावती जब विरह वेदना की अग्नि में दग्ध है तो कौवे और भंवरे से कह रही है, और कौवे और भंवरे जाके संकेत देते हैं कि पीयूष कहू संदेश रा, प्रियतम से संदेश कहना, हे भंवरे और हे काग, कि तुम्हारी धनी स्त्री पत्नी नागमती तुम्हारी विरह वियोग के कारण विरह वेदना की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। और चूंकि जब वह जल रही थी तो उसकी विरह वेदना की अग्नि से उत्पन्न धुआं हमारे भी लग गई, और हम पैदा तो हुए थे गोरे चट्टे, लेकिन अब हम हो गए काले। तो उन भंवरे और कागले का काला होना जन्मजात है, धुआं लगना कारण नहीं है, फिर भी कारण की संभावना की गई है। इसको कहते हैं हेतुत्प्रेक्षा। ज़्यादा परिभाषा याद कर लो बस, केवल परिभाषा ज़्यादा। नाम पूछ सकते हैं कौन कौन से, तो ऐसे उपमा के भी 2 भेदों के नाम पूछ लेंगे आपसे बस। पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। ऐसे तो यमक के पूछ लेंगे, अभंग यमक और सवंग यमक। ऐसे तो श्लेष के पूछ लेंगे, अभंग श्लेष, सवंग श्लेष। और एक मानवीकरण अलंकार, वो आप जानते ही हो। प्रकृति या जड़ पदार्थों पर सचेतन मानव की भांति जब चेष्टाओं का आरोपण किया जाए तो मानवीकरण अलंकार है, छायावाद का प्रिय अलंकार है ना। कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छवि चिन्ह छाया छवि में आप, वगैरह। अब बताओ आपकी कोई क्वेरी बताओ, कोई जिज्ञासा अलंकार के संदर्भ में। 3 अलंकारवादी आचार्यों के नाम और 3 रसवादी आचार्यों के नाम याद है ना। अरे अलंकारवादियों में भामा है, दंडी है, उद्भट है,
और तीनों की रचनाओं के नाम याद कर लो। रसवादी आचार्यों में आप जगन्नाथ, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, पंडितराज जगन्नाथ, मम्मट हो गया, विश्वनाथ हो गया, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हो गए, है ना। अलंकारवादी आचार्यों में तो भोजराज का नाम गिना दो, जयदेव का नाम गिना दो, रुद्रट का नाम गिना दो, उद्भट का नाम गिना दो। कितने गिनाओगे नाम? मैं तो 3-3 ही कह रहा हूं, 3-3 गिनाना है। क्लियर? अब बताओ रस और अलंकार से जुड़े हुए कोई पहलू। प्रैक्टिस तो बोल के आप लोग करोगे ना, बोलना ऐसे है, ठीक है। कोई जिज्ञासा? तो इसके बाद आप आ जाइए छंद पर। ये प्रण कर लो आपके आज की क्लास के बाद में केवल और केवल आपसे प्रश्नोत्तर होंगे काव्य शास्त्र से। या तो आप मुझे बताओ, जो डाउट है वो आप मुझे बताओ। अब ये डाउट तो बताएंगे नहीं कि पंक्ति कैसे याद करें। जैसे खाना खाते हो, उसमें किसी से पूछना पड़ता है क्या? एक तस्तरी ले लो, एक थाली ले लो और बजा बजा के याद करो उसको। संगीत दो, संगीत लो, संगीत की पंक्ति है। गाना वाना छोड़ दो, 8-10 दिन गाना सुनते हो तो, म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो छोड़ दो, इनको गा लो। मेरा जैसा आदमी यदि बोर्ड में आपको बैठा मिल गया ना, वो तब तक ही नहीं मिल रहा है जब तक 10 साल मेरी नहीं हो जा रही है। तो मैं तो सीधे सीधे पूछूंगा, भाई जायसी का एक पद सुना दो आप, तो सूरदास की पंक्ति सुना दो आप, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी से ये उम्मीद नंबर 1 पर की जाती है। इसलिए 6-7 दिन में जितनी पंक्ति जहां से याद कर सकते हो याद कर लो आप, है ना। चलो अब बात करें छंद की। तो देखो छंद में आपसे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि जिन सवालों को हम ये डिस्कस नहीं कर रहे ना, समझ लो वो सवाल बनेगा ही नहीं। अभी 4 तारीख से आपके सामने बातें आ जाएंगी। इंटरव्यू के बाद में सबको यही लगता है यार ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, और इसीलिए आप झंडे गाड़ रहे हो। पहली रैंक और दूसरी रैंक लाने वाले हैं क्या हम लोग? गांव के किसान के बालक बच्चे हैं सब, लेकिन ला रहे हो क्योंकि पहले यहीं सब कुछ हथियार चलाने सीख लिए, वहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। अब बताओ आप मुझे सबसे पहले छंद की परिभाषा, फिर से सटीक परिभाषा, फालतू के शब्दावली का प्रयोग नहीं, सटीक। जब आपको पता है कि इसकी परिभाषा ही 2 लाइन की है तो क्यों तो 1.5 लाइन हो जाती है, क्यों 2.5 लाइन हो जाती है चिकगम की तरह। 2 ही लाइन परिभाषा दो। कौन देगा? जो नहीं देगा वो हाथ खड़े करो। क्यों? हाँ आप दो, बैठे बैठे। छंद उस रचना का नाम है जिसमें वर्णों तथा मात्राओं की संख्या ज्ञात की जाती है तथा यति गति का ध्यान रखा। वेरी गुड, बोल दो वेरी गुड। और कुछ जोड़ोगे? जोड़ो। छंद शास्त्र विधान की वह रचना है जिसमें निश्चित मात्राओं, यति गति, क्रम, यति गति, लय का ध्यान रखा जाता है। आप रखते हो बोलते समय यति गति का ध्यान। और बोलो, और बोलो। ठीक है, अच्छा बोलिए। सर छंद उस हाँ। रचना का नाम है जिसमें यति गति लय विरोध, छंद उस रचना का नाम है जिसमें यति गति लय आदि का ध्यान रखते हुए मात्राओं और वर्णों की संख्या गणना निश्चित की जाती है। और छंद उस रचना का नाम है जिसके अंदर मात्राओं और वर्णों की संख्या निश्चित की जाती है तथा यति गति लय विराम आदि का ध्यान रखते हैं। तो यदि छंद इस रचना का नाम है तो मुक्त छंद किस रचना का नाम है वो बताओ। जिसके अंदर संख्या निश्चित नहीं की जाती, वर्णों और देखो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ज़्यादा मीन मेख निकालने का मतलब नहीं है, आप बिल्कुल राइट बोल रहे हो। छंद उस रचना का नाम है जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित की जाती है और यति गति विराम लय का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा सवाल आपसे ये बनेगा परिभाषा के बाद, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि छंदों का काव्य में क्या महत्व है। अब इसके बारे में 3-4 लाइन बोलनी है तो कौन बोल पाएगा?
कविता की काव्य में संगीतात्मक उसमें निश्चित फैलने से बचा। एक बिंदु तो बिल्कुल सही कहा आपने, ज्योति ने सही कहा कि छंद से कविता में संगीतात्मकता की सृष्टि होती है। एक बात कविता को फैलने से बचा। बिल्कुल, कविता को फैलने से, जैसे कि मैं फैल गया हूँ। कविता को अनियंत्रित, फैलना शब्द का प्रयोग करोगे देशज लगोगे। शब्द का प्रयोग करो, क्योंकि मान लो आप तो बोल रही हो फैलना और मास्टर मिलते हैं मेरे जैसे मोटे मोटे, अब वो ये कहेंगे अच्छा हमारे पेट पे कमेंट हो रहा है फैलना। क्योंकि एक कोई लड़का एक बार पढ़ने आया था, उसका तो नाम ही था फैलीराम, हालांकि था वो दुबला पतला सा। तो सुनो, कविता अनावश्यक बिखरने से बच जाती है, यानी कि कविता नियंत्रित होती है छंदों के अनुशासन से। अब याद करो पंत के पल्लव की भूमिका। जिस प्रकार नदी के दोनों तट धारा की गति को नियंत्रित रखते हैं और उसे तीव्रता आवेग प्रदान करते हैं, उसी प्रकार छंद भी अपने अनुशासन से कविता को नियंत्रित कर लेते हैं, अनियंत्रित होने से बचा लेते हैं। और छंदों के प्रवाह में जो निर्जीव शब्द हैं वे भी सजीव और गतिशील बन जाते हैं। ये बड़ी बात है उसकी। अब इसका महत्व हो गया। लेकिन अब यदि छंद का इतना महत्व है तो बताइए, तो उषा बताएगी। एक उषा से आप एक बात ध्यान रखना, कामायनी की एक पंक्ति है, उषा सुनहरे तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, और उषा उसमें नवजागरण का प्रतीक है। ठीक है ना। अब बताइए आप मुझे कि मुक्त छंद किसे कहते हैं? मुक्त छंद सर ये एक वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद कैसे हो जाएगा मुक्त छंद? मुक्त छंद तो मुक्त है। फिर तो आप वैसी बात कह रही हो जैसे कि रीतिमुक्त कविता रीतिबद्ध है, ऐसा हो जाएगा। वो तो मुक्त है, पर क्या है मुक्त छंद? कौन बताएगा मुक्त छंद क्या है? इस लाइन में कौन बताएगा? आप बताओ। हाँ, आरोह और अवरोह के द्वारा कविता को मतलब लयात्मक बनाया जाता है। वेरी गुड। एक तो जो मुक्त छंद के प्रवर्तक है, सबसे पहले तो उनका नाम है निराला जी। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं छायावाद में, और बाद में छायावाद के बाद तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन्होंने मुक्त छंद का ही प्रयोग किया है। निराला का साफ कहना है कि नुपुर के स्वर मंद रहे जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। जब तक आपके चरण स्वच्छंद नहीं है तो पाजेब की आवाज़ भी खनकार बहुत अच्छे से नहीं आएगी। और एक पंक्ति पंत ने भी गाई है, खुल गए छंद के बंद, है ना। तो छायावादी कविता ने तो हर स्तर पर स्वाधीनता को अपनाया है, चाहे पूंजीवाद का विरोध हो, चाहे साम्राज्यवाद का विरोध हो, चाहे सामाजिक रूढ़ियों का विरोध हो, या साहित्यिक रूढ़ियों का विरोध हो। तो आप कहेंगे कि श्रीमान मुक्त छंद एक वह अवधारणा है जिसमें वर्णों और मात्राओं की संख्या निश्चित करने पर ध्यान न दे करके स्वर के आरोह अवरोह के द्वारा कविता को लयात्मक बनाया जाता है। मुक्त छंद में कवि तुकबंदी करके संगीत देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह तो आरोह अवरोह के द्वारा घात प्रतिघातों को गिना करके कविता को लयात्मक बनाता है। अब आप देखिए ना, मुक्त छंद में ऐसा कौन कहते हैं कि प्रवाह नहीं आता है? निराला की जो जूही की कली है कविता, वो मुक्त छंद में लिखी गई है। निराला की पहली कविता जूही की कली, वो मुक्त छंद में लिखी गई है। तो इसको लिखो आप, मुक्त छंद को लिखो। ये पूछ सकते हैं आपसे मुक्त छंद। एक तो प्रवर्तक ध्यान रखना, प्रवर्तक निराला है। इसमें नोट करें आप, मुक्त छंद में मात्राओं और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं की जाती। वर्णों और मात्राओं की संख्या
निश्चित नहीं की जाती और न ही अंत में तुकबंदी मिलाकर, और न ही अंत में तुकबंदी मिलाकर संगीत की सृष्टि की जाती है। संगीत की सृष्टि की जाती है। मुक्त छंद में आरोह अवरोह के द्वारा, ध्यान रखना, स्वर के आरोह अवरोह के द्वारा, स्वर के आरोह अवरोह के द्वारा कविता को लयात्मकता प्रदान की जाती है। इतना बोल देना दौड़ जाएगा। प्रवर्तक का नाम ध्यान रखना। जोही की कली पहली मुक्त छंद में लिखी गई कविता है। अब इसके बाद में आप मुझे ये बताएंगे, दोहा, सोरठा। अच्छा, ये तो आप सभी जान रहे हैं ना कि मात्रिक सम क्या है, मात्रिक अर्धसम क्या है, मात्रिक विषम क्या है ना। चारों चरणों में समान मात्राएं हैं तो मात्रिक सम, 1 3 2 4 में है तो मात्रिक अर्धसम, और सभी चरणों में विषम मात्राएं हैं तो मात्रिक विषम छंद। ऐसे ही वार्णिक है ना। आप देखो, दोहा, सोरठा, एक चौपाई, एक गीतिका और एक हरिगीतिका, गीतिका और एक हरिगीतिका, एक सवैया और एक रौला। सवैया, रसखान के खूब सवैये चर्चित हैं। तो वार्णिक मात्रिक से क्या मतलब है वो तो आप जान रहे हो ना। मैं तो उन छंदों को लिख रहा हूं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो दोहा, सोरठा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, सवैया, रौला, वसंत तिलका। लक्षण, लक्षण, बसंत तिलका, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, और 2 किन किन छंदों के मेल से बन रहे हैं, कुंडलियां और छप्पे। और एक बरवे को और ध्यान रखो, बरवे, बरवे जो कि अर्धमात्रिक सम है, अर्धमात्रिक सम में आएगा 12/7। अब इसमें लक्षण सबके याद रखना, लेकिन जिनके आपको उदाहरण याद रखने हैं वो देखो, दोहा का, सोरठा का, चौपाई का, एक हरिगीतिका का और एक सवैया का। बस लक्षण इन सब के याद रखना। लक्षण आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। बसंत तिलका के बारे में बताओ, बसंत तिलका के बारे में कौन बोलेगा, क्या है बसंत तिलका? एक वार्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इतना ही बोल दो, वो गणवनों का सिस्टम छोड़ो आप। पर आप ये तो जान रहे हैं ना कि गण किसे कहते हैं, और गण हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये माता राजभान सलगा से गण निकाल लोगे आप, तगण, भगण, जगन, नगण। सबसे अधिक मात्राएं किस गण में होती हैं? मगन में, 6 मात्रा, तभी तो मगन है वो। और सबसे कम किस में? नगन में, 1 1 1, तब वो नगण्य है। वो मगन है, उसके पास सब कुछ है। ये नगण्य है, इसके पास कुछ नहीं है ना। चलो, अब यदि आपको रस, अलंकार, छंद क्लियर हो गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 3 टॉपिक। तो आज के लिए काव्य शास्त्र में इन 3 बिंदुओं को मैंने आपको बताया है। इनमें से यदि आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। तो इधर से तो हमने बात की आज काव्य शास्त्र के 3 बिंदुओं की, और इधर से हम बात कर रहे हैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल। ठीक है ना, क्योंकि वो टॉपिक ताकि आपको सुन करके याद भी हो जाएगा, चीज़ें स्मरणीय हो जाएंगी, कहाँ से कैसे सवाल बनेंगे वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूँ ये सब तो।
कल की क्लास में मैं पूरे काव्यशास्त्र की बात हो जाएगी इधर से, और लगभग आपका आधुनिक काल तक का इतिहास डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके 3 क्लास में आपकी ले रहा हूँ, लेकिन इस बीच आपकी प्रैक्टिस बराबर चलेगी, है ना। मुझसे आप 1 घंटा पहले आ सकते हो, मुझसे आप 1 घंटा बाद में जा सकते हो, लेकिन बोल बोल करके अपना मूल्यांकन कर लो, ठीक है ना। फिर मैं किसी 1-2 प्रोफेसरों का और सहारा लेकर के आपका पर्सनली एक एक करके इंटरव्यू और आयोजित करवा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। अब सुनो, देखो प्रश्न कैसे शुरू से बनते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास क्लियर है ना। सुनने पर अधिक ध्यान देना, लिखा तो आपके पास सब कुछ पड़ा है, लिखने को तो वो लक्ष्य वाली में सब दे दिया मैंने। लिखने को तो कई पुस्तक अपनी खुद की भी आई हुई हैं, क्लास नोट्स आपके पास पूरे हैं, बचता क्या है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तो मुझे ये बताओ कि ये हिंदी पे क्वेश्चन बन जाए तो बताइए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और किस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है? सिंधु, क्योंकि हखमनी ईरानी जो है वो है का उच्चारण स के रूप में करते थे। हमारे सप्त सैंधव प्रदेश को वो है ना, तो वो क्या बोलते थे? हफ्त हैंदव। तो सिंधु शब्द ऐसे ही हिंदू को क्या बोलते थे? वो सिंधु। तो सिंधु से निकला शब्द, सिंधु से निकल गया शब्द हिंदू, हिंदू, हिंद और हिंदी। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंद हिंदुस्तान। हिंदी हिंद है वो, हिंदी हिंदू नहीं है। हिंदी हिंद हिंदुस्तान किसकी है पंक्ति? प्रताप नारायण मिश्र। आप ये बात और ध्यान रखेंगे, चूंकि आप भाषा के हैं, आज हिंदी भाषा के समकक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में कौन कौन से चैलेंज हिंदी के पास में है। व्यवहारिक रूप से प्रयोग तो सब अंग्रेजी का ही किया जा रहा है, हिंदी का क्यों नहीं किया जा रहा, और आप इसके क्या समाधान उपाय सोच सकते हैं। आप अपने स्तर से पढ़ के आएंगे, फिर अगली क्लास में आप मुझे बताएंगे कि इस पे और क्या अच्छा उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो सिंधु शब्द से निकली है हिंदी, दूसरा हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, और सबसे पहले किस पुस्तक में हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है? सरफुद्दीन यजदी की जफरनामा में हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। चलो वो वहाँ तक तो इतना डीपली नहीं जाएगा कि पहला शब्द कहाँ मिलता है, लेकिन ये सिंधु शब्द, पारसी भाषा, ये सब जानते हो आप, है ना। जैसे एक बार परीक्षा में क्वेश्चन आया, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्लियर। अब ये बताओ कि साहित्य की परिभाषा क्या दोगे और साहित्य का इतिहास की परिभाषा क्या दोगे। और ये अंडरस्टूड, ये नहीं कोई रट्टाफिकेशन करना है, कहीं खोजे करे, अपने मन से बोल दो आप। बिल्कुल साहित्य की बिल्कुल एक सामान्य परिभाषा आप बोल सकते हो। बिल्कुल हित सहित का भाव लिए हुए लोक मंगल की अर्थवत्ता को सिद्ध करने वाली कोई भी रचना है वह साहित्य है। अब उसमें हित सहित और लोक मंगल की बात आ रही है, वरना रचनाएं तो बहुत है, लेकिन हर रचना साहित्य नहीं होती। तो हित सहित और लोक मंगल की बात आपने की, और उसके साथ थोड़ा सा भामा को चेप दो। परिभाषा जो काव्य के लक्षण है वो क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ का उचित समन्वय ही काव्य साहित्य है, या रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। पंडितराज जगन्नाथ, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य है, क्योंकि साहित्य क्या है? साहित्य, काव्य, साहित्य सब एक ही तो है। तो उस प्रकार आपको अटकना नहीं है, फिल्मों में कुछ भी बोल देना है। और जिसे हम साहित्य का, अब देखो साहित्य शब्द कहते हैं ना, तो इसमें हित और सहित शब्द इसमें समाहित है, इसलिए हमने बहुत सार्थक परिभाषा शुरू में कह दी कि हित सहित का भाव लिए हुए लोक मंगल का प्रयोग और करना, लोक मंगल की अर्थव्यवस्था को सिद्ध करने वाली रचना विशेष है ना। और साहित्य का इतिहास जब हम कह रहे हैं तो देखिए, साहित्य का उद्देश्य होता है एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। हमारी समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निरूपण करके उनका हम उचित हल कैसे करें, जिसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं, जो एक साहित्य का बड़ा गुण है कि वो यथार्थवादी भी होता है
और वो आदर्शवाद को स्थापित भी करता है। जब साहित्य आने वाले कल की बात, देखो 3 विषय हैं, मुझे आज भी उसका उत्तर याद है। जब BA सेकेंड ईयर में था तो हमारे एक अध्यापक ने पूछा, भाई तुमने हिंदी, साहित्य, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस लिया है, ये तुमने 3 विषय क्यों लिए हैं? तो मैंने कहा कि सर पूरा मनुष्य का जो जीवन है, जो विगत कल है, आज है और जो आने वाला कल है, इसी के तो आसपास सब कुछ है। तो हिंदी साहित्य तो वो है जो आने वाले कल की चिंता करता है, पॉलिटिकल साइंस वो है जो आज की बात कर रहा है कि वैदेशिक संबंध क्या है, कहाँ यात्राएं हो रही हैं, क्या है चीज़ें, और इतिहास वो है जो कल जा चुका है। 3 हो गई ना। अब यहाँ एक बात है कि यदि साहित्य आने वाले कल की चिंता करता है और इतिहास जो चला गया है कल उसकी बात कर रहा है, तो फिर दोनों परस्पर विरोधी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके आप कह रहे हो, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि केवल हिस्ट्री नहीं है, अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सामान्य इतिहास से अलग कैसे हो गया। आप याद करो, अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया है, अनुकरण सिद्धांत। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आपसे सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन सिद्धांत और सिद्धांतकारों के नाम तो याद रखना स्वाभाविक है, क्योंकि आप नेट की परीक्षा पास भी हो। तो अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु क्या कहते हैं, यूनानी विचारक, कि काव्य का सत्य अलग होता है और इतिहास का सत्य अलग होता है। इतिहास देशकाल के बंधनों में बंध जाने के कारण विशिष्ट है, वह मूर्त है, वह दिखलाई देता है, वह अव्यापक है, वह व्यापक नहीं है, वह घटित हो चुका है। जबकि काव्य का सत्य जो है वो कभी भी घटित हो सकता है। मानवीय संभावनाओं के आधार पर काव्य का सत्य कभी भी कहीं भी घटित हो सकता है, इसलिए वो उच्चतर है, दार्शनिक है, भव्यतर है, अमूर्त है। और ज़्यादा श्रेष्ठ सत्य किसका हुआ, काव्य का। इसका मतलब काव्य अलग चीज़ है और इतिहास अलग चीज़ है। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि काव्य का सत्य युग युगीन सार्वभौमिक संभाव्यता पर निर्भर करता है, जो कभी भी कहीं भी घटित हो सकता है, तो इसको ऐसे समझिए आप। एक जमाने में अंधेर नगरी लिखा गया नाटक, किस समय लिखा गया, 1881 की रचना है। आज 1981 से भी आगे का टाइम आ गया, 40 साल और जोड़ दो, है ना, 21 आने वाला है। इतने सालों के बाद भी क्या अंधेर नगरी अपने आप को दोहरा नहीं रहा है? क्या उसकी प्रासंगिकता नष्ट हो गई है? जब टके धर्म की संस्कृति की व्याख्या करता है कि आज सब कुछ टके शेर बिक रहा है, जब अंधेर नगरी में कह रहा है कि लो टके शेर खा जा, टके शेर सब कुछ, टके शेर में सब कुछ मिल रहा है, आज भी हर चीज़ खरीदी जा रही है और हर चीज़ बेची जा रही है। टके धर्म की संस्कृति में तो हम आज जीवन जी रहे हैं, जो पूंजीवाद का युग है। यदि उस समय भारतेंदु ने अंधेर नगरी में लिखा कि लो हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, फूट और बैर का श्लेष अर्थ है, फूट और बैर खाने की चीज़ भी है और फूट और बैर ईर्ष्या भी है। आज भी क्या ये हिंदुस्तान का मेवा नहीं है? आज भी क्या फूट और ईर्ष्या द्वेष क्या बढ़ती जा रही नहीं है? गोदान 1936 में लिख दिया है, तो क्या होरी की समस्या आज नहीं है? आज तो होरी जैसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ तो आत्महत्या भी नहीं की उन्होंने। तो साहित्य अपने आप में भव्यतर चीज़ है जो आने वाले कल की भी बात करता है। अब आप ये कहेंगे, आपसे सवाल क्या होगा, साहित्य की परिभाषा आप दे दोगे? भाई साहित्य का इतिहास मान लीजिए क्या पढ़ के आए हो, आपने कहा साहित्य का इतिहास पढ़ के आए, तो पहला सवाल ये हो जाएगा साहित्य का इतिहास किसे कहते हैं? आपका जवाब होगा कि सर साहित्य के इतिहास में हम केवल कवियों की और कवियों के जन्म परिचय की, कवियों की रचनाओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की रचनाओं की व्याख्या करते हैं और वहां के सार्थकता के सूत्रों को ला करके एक बेहतर भविष्य के निर्माण की बात करते हैं। तब इस बिंदु को ध्यान में रखते हैं तो हम साहित्य के इतिहास पढ़ रहे हैं। आप यदि कहेंगे नहीं हमने पढ़ लिया साहित्य के इतिहास, हमको पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिख दिया, हमें पता है 1540 में लिख दिया, ये जानना समझना साहित्य का इतिहास नहीं है, बल्कि पद्मावत में कौन से ऐसे मानवीय मूल्य हैं जिनकी आज हमें आवश्यकता है और किन मूल्यों को अपनाकर हम कल अपना बेहतर जीवन जी पाएंगे, उस संदर्भ में आप रचनाओं की सार्थक व्याख्या पढ़ते हैं वर्तमान चेतना के संदर्भ में, तो आप साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि सर
साहित्य के इतिहास में हम कवियों के, लेखकों की रचनाओं का तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन हम वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की रचनाओं की सार्थकता की व्याख्या इसलिए करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। ये चीज़ है। और साहित्य का इतिहास पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि हम साहित्य की परंपराओं के उत्थान पतन से परिचित हो पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि अमुक समाज में अमुक समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को किस दशा और दिशा में प्रभावित किया है। समाज और साहित्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज जैसा है वैसा साहित्य लिखा जाता है, ये तो एक पक्षीय सत्य है। बल्कि क्या साहित्य समाज को नहीं बदलता? जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कार्ल मार्क्स ने, क्या दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है, पाने के लिए संसार है। आधे से यूरोप में साम्यवादी सरकारें बन गई, चाइना में, रूस में, भारत में साम्यवादी प्रभाव देख लो। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बन गया यूनेस्को के तहत। इतना बड़ा व्यक्ति था, जर्मनी का रहने वाला था कार्ल मार्क्स। जब उन्होंने कहा कि राज्य हिंसा का प्रतीक है, पूरा की पूरा राज्य हिल गया था और जर्मनी के शासक को पलायन कराना पड़ा उसको, इंग्लैंड जाकर के। वहां उसका दोस्त मिला था एंगल्स। तो आप ये देखिए कि, और फिर यही क्यों इतने बड़े शस्त्र आकर क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1889 में, जिसके लीडर थे नेपोलियन बोनापार्ट। उसने क्यों कहा ऐसा कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांसीसी राज्य क्रांति संभव ना हो पाती? बताओ आप, कौन था रूसो? एक साहित्यकार, स्वच्छंदतावादी पहला विचारक, जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखी, सामाजिक संविदा। और उसमें क्या लिखा उन्होंने कि मनुष्य सर्वत्र स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सार्वभौमिक सत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। इस एक फिलोसफर वाक्य ने पूरे फ्रांसीसी जड़वादी समाज को हिला दिया और एक बड़ा, इतने बड़े स्तर पर बगावत हुई जिसे फ्रांसीसी राज्य क्रांति के नाम से जानते हैं। अब आप बताइए, कौन कहता है कि साहित्य समाज को? मैं कहता हूं कि साहित्य समाज को ही नहीं, बल्कि आवश्यक लगे तो पूरे देश को और पूरे विश्व को प्रभावित करता है। अब आप देखो, क्या हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में हमारे साहित्यकारों का योगदान नहीं रहा? क्या भारतेंदु काल से जो नवजागरण की शुरुआत हुई और जिसमें द्विवेदी काल, छायावाद, छायावादोत्तर, प्रगतिवादी कविता ने जो अपना अमूल्य योगदान दिया, मैं प्रयोगवाद का तो नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्रयोगवाद में राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती है, जबकि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का वो चरम दौर था, प्रयोगवाद का आगमन 1943। आज की मैंने क्लास व्याख्यान में बात की कि जो बाणभट्ट की आत्मकथा है 1946 में, कुरुक्षेत्र 1946 में आया, तो बाणभट्ट की आत्मकथा में महामाया क्या कहती है कि अमृत के पुत्रों, मृत्यु से भयमाया है, किसी से न डरना चाहिए। 1946 में कितनी आवश्यकता थी इस वाक्य की। या कुरुक्षेत्रकार ने लिखा कि छीनते हो स्वत्व कोई और तुम तब त्याग से काम ले, यह महापाप है, अपुण्य विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है उसका हाथ काट दो। इतनी बड़ी राष्ट्रीय चेतना, क्या इन्होंने राष्ट्रीय फ्रीडम मूवमेंट को प्रभावित नहीं किया? तो किसी भी देश की आज़ादी में उस देश का साहित्य का बड़ा योगदान रहता है। और मैं सिर्फ कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि क्या है साहित्य का इतिहास, क्यों पढ़ते हैं इसको, ताकि हम जान सकें कि साहित्य की परंपराओं का उत्थान पतन क्या हुआ और अमुक समाज ने साहित्य को और साहित्य ने समाज को किस स्तर पर प्रभावित किया है। इन मूल्यों को हम कब पढ़ते हैं? जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। अब इतना थोड़ी आपको बोलना है, बोल भी नहीं सकते हो, लेकिन संकेत तो समझ रहे हो ना कि बोलना किस एंगल से है, किस दिशा से है, वो दिशा पकड़ लो। मैं कल आपसे इन सवालों को पूछूंगा और ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद है। अब आप आ जाइए, इनसे निकलिए, आपको बड़ा फिलोसफर सा टॉपिक लग रहा है ये। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप ये बताओ मित्रों कि आपने किसका साहित्य का इतिहास पढ़ा है? तो बच्चा बच्चा नाम लेगा रामचंद्र शुक्ल का। तो पहला सवाल तो यही है, आ जा बोर्ड पे, रामचंद्र शुक्ल ने जो समय सारणी बांटी है उसे कर दे। 90% विद्यार्थियों से जब जब साहित्य में इंटरव्यू चला है ये कालक्रम करवाया है, ध्यान रखना। तो कैसे हो जाएगा? सबसे ऊपर लिख दोगे आप हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना? हिंदी साहित्य का इतिहास आपने लिख दिया और फिर कैसे कैसे विभाजन किया? सबसे पहले वीरगाथा काल। अब वीरगाथा काल के लिए तो कोई दूसरा नाम इन्होंने नहीं सुझाया क्योंकि ये आदिकाल से तो सेटिस्फाई भी नहीं थे। फिर इन्होंने दूसरा क्या नाम दिया?
पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल को दूसरा क्या नाम दिया? भक्ति काल। और भक्ति काल के बाद अगला इन्होंने क्या कहा? उत्तर मध्यकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? और रीति काल। और रीति काल के बाद में इन्होंने अगला क्या नाम दिया है? आधुनिक काल। नाम तो दिया है आधुनिक काल, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या दिया है? गद्य काल। इसका मतलब ये हुआ कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कितने नाम दिए हैं? जिन्होंने दोहरे नामकरण को शुरू किया, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को। देखो इसका ही तो नाम दोहरा नहीं है ना? अब समय आपसे करेंगे, लिखवाएंगे तो संवत ध्यान रखना, संवत का ईस्वी निकालोगे तो 57 का ध्यान रखना आंकड़े का, ठीक है ना? तो संवत 1050 से संवत 1375, संवत ध्यान रखना, संवत है ये, से 1700 संवत, 1700 संवत से 1900 संवत, और 1900 संवत से आद्यतन का मतलब तो उस समय कब था? 1929 ईस्वी। आज तक का इतिहास कैसे हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अंतिम रूप से जिसका विश्लेषण करता है वो है छायावाद। और शुक्ल के इतिहास में यदि अंतिम किसी कवि का नाम आया है तो वो है उदय शंकर भट्ट। अंतिम पेज खोल के देखेंगे आप तो विसर्जन, मानसी, उन रचनाओं का नाम है उदय शंकर भट्ट। उसके बाद इतिहास समाप्त, क्योंकि यह रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की सीमा नहीं है, यह तो रामचंद्र शुक्ल के जीवन की ही सीमा है। और जब वो मरी गए 1941 में तो वो स्वर्गीय हो गए ना। और इनका ये कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से लिखा जा रहा था पहले? हिंदी साहित्य का विकास। अब आपसे कोई ये पूछे भाई शुक्ल का इतिहास इतना चर्चित कैसे हुआ, तो आप कहेंगे कि श्रीमान इनसे पहले जो इतिहास लिखे गए वो केवल रचना और रचनाकारों के परिचय तक ही उलझे रहे। इन्होंने पहली बार रचनाओं की साहित्यगत प्रवृत्तियों को समाज के संदर्भ में विश्लेषित किया है। विधेयवादी पहले इतिहासकार हैं ये। विधेयवाद ये होता है तद्युगीन वातावरण में रचनाओं को विश्लेषण करने पर बल देता है, ठीक है ना? अब आपसे ये पूछे कि भाई जो ये समय विभाजन जो है, क्या आप इसे सेटिस्फाई हैं? ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछे हुए हैं। ये बात सही है कि शुक्ल जी का इतिहास काफ़ी प्रमाणिक है, पर यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि आप ये कहो कि सबसे अच्छा इतिहास ये इतिहास है। आप कहोगे नगेंद्र का इतिहास संपादित है। क्यों नगेंद्र का इतिहास सबसे अच्छा है आपको कहना होगा। आप इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आप ये तो कहेंगे कि सर हमने शुक्ल जी का इतिहास पढ़ा है, नगेंद्र का पढ़ा है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ही पढ़ा है। क्लियर है ना? अब पूछे भाई क्या पढ़ा है, ऐसे पूछ ले फंस जाओगे आप। बच्चन सिंह के बारे में कुछ जानकारी रखो आप कि सर पढ़ा है, बच्चन सिंह ने कबीरदास को प्रथम क्रांतिकारी क्रांति धर्मा कवि कहा है ऐसे करके, और अमीर खुसरो को पहला जातीय कवि कहा है, विद्यापति को पहला जातीय कवि कहा है, ऐसे करके दो चार चीज़ आप बोल सकते हो ना, तो लगेगा हाँ यार ठीक है पढ़ा है इसने, ठीक है। इसमें कमी क्या है जो नगेंद्र के इतिहास में नहीं है, क्योंकि नगेंद्र का इतिहास 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी का जो मध्य है उसका समय आदिकाल माना है, जो सबसे अधिक मान्य है। क्योंकि हम सरेपा सिद्धनाथ साहित्य को नहीं छोड़ सकते ना। इस इतिहास ग्रंथ की कमजोरी तो ये है कि इन्होंने, जो शुक्ल जी है वो रहस्यवाद के विरोधी है और सिद्धनाथ साहित्य में रहस्यवाद भरपूर मात्रा में है, तो इन्होंने सिद्धनाथ साहित्य को ये कहा कि सिद्धनाथ साहित्य ये तो सांप्रदायिक कोटि का है, ये तो धार्मिक साहित्य है, और धार्मिक साहित्य है इसलिए विशुद्ध साहित्य नहीं है। अब आप ये बताओ कि जब धार्मिक साहित्य विशुद्ध साहित्य नहीं होता तो भक्ति काल तो पूरा की पूरा धार्मिक है, तो फिर तो भक्ति काल का साहित्य ही बाहर गया, फिर तो रीति काल से शुरू करेंगे। तो कुछ कमियां रही है। अब जैसे इन्होंने पहला सूफी प्रेमाख्यान कवि किसको बताया है शुक्ल जी ने? कुतुबन को। लेकिन सर्वमान्य मत किसका रहा? राम कुमार वर्मा का, मुल्ला दाऊद का, चंदायन। और जो इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है तो बिल्कुल अनुचित है। वीरगाथा काल की रचनाएं तो गिनती की लिखी गई है, और जो मिलती भी है वो है प्रमाणिक मिलती है। पृथ्वीराज रासो को स्वयं इन्होंने जाली ग्रंथ कहा है। बीसल देव रासो है उसमें तो श्रृंगारी श्रृंगार है वियोग का। परमार रासो का भी स्वरूप स्थिर नहीं है, वो कब लिखा गया? जसमयंक जसचंद्रिका जयचंद्र प्रकाश, वो तो प्राप्ति नहीं होती है रचना, नाम नाम मिलता है उनका। हमीर रासो वो एक रचना जरूर है, और हमीर रासो के भी कितने पद मिलते हैं? मात्र 8 छंद मिलते हैं।
तो फिर रचना कहाँ है, किसके आधार पर? और फिर यदि आपने वीर गाथा काल नाम दे दिया और आप जनता की प्रवृत्तियों की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन आया था ये केवीएस में कि रामचंद्र शुक्ल ने जो वीर गाथा काल का नाम दिया है ये किस आधार पर दिया है? तो जनता की चित्तवृत्तियों के आधार पर नहीं दिया, ग्रंथों के, रचनाओं के आधार पर दिया है। अब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, ये कहा इन्होंने। तो बताइए, जो धर्म की कविता हो रही है, जो नीति की कविता हो रही है, जो श्रृंगार की कविता हो रही है, जहाँ ढोला मारूरा दोहा जैसे लौकिक काव्य भी लिखे जा रहे हों, जहाँ वर्ण रत्नाकर जैसे शब्दकोश या उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसे व्याकरण ग्रंथ लिखे जा रहे हो, वह भी तो जनता की प्रवृत्ति है, उसे आप कैसे साइड में कर दे रहे हो? तो इससे एकांगी बोध होता है। नामकरण कैसा होना चाहिए जिससे उस कालखंड की प्रवृत्तियों का समग्रता में बोध होता हो। और नामकरण तो फिर कौन सा ही मान्य है? आदिकाल नामकरण ही मान्य है, जो किसने दिया है। अब आपकी एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आदिकाल में होगी कि नामकरण, कौन कौन से नामकरण आदिकाल के बारे में किस किस ने दिया है, और भक्ति काल के भी 2-3 नामकरण हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। रीति काल के भी श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, है ना, ये सब नामकरण से सवाल वो जरूर पूछते हैं, क्योंकि जब उनके पास में से अच्छे सवाल समाप्त हो जाते हैं तो सड़े गले सवाल निकलने शुरू होते हैं, फैक्चुअल। पूछेंगे भाई आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, कमल कुल श्रेष्ठ, ऐसे करके जो 10-12 नामकरण है। तो सबसे पहले तो आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास का नाम तो बोलेंगे कि नगेंद्र का पढ़ा, इनका पढ़ा, फिर अब आप विश्वास से पूछेंगे भाई कैसे क्या पढ़ा आपने, तो नामकरण कितना अच्छा है नगेंद्र का, और नगेंद्र ने आधुनिक काल को कैसे कैसे बांटा है, पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल, और जो समय दिया है आपको पढ़ा है। भारतेंदु काल कब से कब माना? 1857 से लेकर के 1900। फिर द्विवेदी काल को क्या नाम दिया? जागरण सुधार काल, 1900 से 1918। फिर छायावाद 1918 से 1938, 36 नहीं 38। फिर प्रगति प्रयोग काल दिया है, तो प्रगतिवाद का समय 38 से 43, प्रयोगवाद का 43 से 52, नई कविता का 52 से 60, साठोत्तरी कविता का 60 से 75, समकालीन कविता 75 से आज तक। अरे इतना आप बोल दोगे तो वो तो बोर्ड वैसी खुश हो जाएगा कि यार क्या बंदा है, हीरा मिला है, हीरा, ये खा के आया खीरा है? तो बस यही चाहिए अपन को, और क्या है। इन चीज़ों को ध्यान रखो। लेकिन अब एक विद्यार्थी से पूछा ये सवाल, में रामचंद्र शुक्ल का तो ना ठीक नहीं है, सबसे अच्छा इतिहासकार कौन है बताओ? अब वो सर शुक्ल है, क्योंकि शुक्ली प्रमाणिक पढ़ता है ना। अब वो सुनना चाह रहे हैं उससे नगेंद्र, क्योंकि जो नामकरण और कालक्रम है और डेट की जो प्रमाणिकता है वो नगेंद्र के इतिहास में है। और आपसे पूछे भाई किस किस का इतिहास पढ़ाया आपने, तो 3 नाम लेना। सर रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा है, डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ा है, और हमने बच्चन सिंह का भी पढ़ा है, ठीक है ना। ये भी आप बता देना चाहिए आपको कि बच्चन सिंह का पढ़ा है, ठीक है। ये साहित्य के इतिहास से हो गई बातचीत। जो 12 रचनाओं का विश्लेषण किया है वीरगाथा काल में, उनके रचनाकारों के नाम याद कर लोगे आप? पूछेंगे कि विजयपाल रासो किसने लिखी है? केवल नामकरण। विशल देव रासो किसकी है? नरपति नाले। लेकिन ये उस समय याद आनी चाहिए, इसलिए पहले ही इनको आप याद कर लो। दूसरा सवाल ये है कि हिंदी का पहला कवि कौन है? समझ गए आप? हिंदी का पहला कवि किसको मानेंगे आप? अब सरेपा को तो मान लेंगे और राहुल सांकृत्यायन ने माना है, लेकिन और किस किस को मान रहे हैं? जैसे रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को माना है। उन्होंने कहा ना पुरानी हिंदी का सबसे प्राचीन नमूना धारापति राजा भोज के चाचा मुंज के यहाँ मिलता है ना। और भी हैं 2-4। स्वयंभू कौन मानता है? राम कुमार वर्मा। संदेश रासा के रचनाकार अब्दुल रहमान कौन मानता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। गणपत चंद्र गुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है। तो विद्यापति को बच्चन सिंह हिंदी का पहला जातीय कवि कहता है, तो और शिव सिंह सेंगर पुष्य या कुंड को। तो इन बिंदुओं को आप अच्छे से याद करें, ये बिंदु भी सवाल परीक्षा में आएंगे। और अब सुनो, हिंदी का पहला कवि कौन है? प्रश्न सुनो लगातार। हिंदी का पहला कवि कौन है? सरेपा। हिंदी का पहला महाकवि कौन है? महाकवि चंद्रवरदाई। महाकवि वो होगा जो महाकाव्य लिखेगा, है ना। हिंदी का खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है?
अमीर खुसरो। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि कौन है? हरिओद। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? श्रीधर पाठक। खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि कौन है? श्रीधर पाठक, है ना। आधुनिक काल में स्वच्छंदतावादी चेतना के पहले कवि कौन है? स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। तो इस प्रकार से खड़ी बोली हिंदी का पहला राम काव्य कौन सा है? साकेत। खड़ी बोली हिंदी में पहला राम महाकाव्य लिखने वाले कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछ लेंगे और पृथ्वीराज रासों का अच्छे से अध्ययन करके जाना, उसमें से एक छंद याद करके जाना। डिंगल और पिंगल का मतलब जानते हो कि डिंगल और पिंगल दोनों शैलियां हैं, भाषा नहीं है। एक में अपभ्रंश के साथ राजस्थानी है तो डिंगल है, और एक में अपभ्रंश के साथ में ब्रज भाषा है तो पिंगल है। कुल कितने सर्ग मिलते हैं? क्या सर्ग नाम मिलता है, कुछ और नाम मिलता है? 69 समय मिलते हैं। कितने प्रकार के छंद मिलते हैं? 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। चंदवरदाई को छंदों का राजा किसने कहा है? नामवर सिंह ने। और चंदवरदाई को 56 छंद का राजा किसने कहा है? तब शिव सिंह सेंगर ने। पर वो तो कोई बड़ा बात नहीं है, आप तो सिर्फ छंदों का राजा है। हाँ, नामवर सिंह और शिव सिंह सेंगर है। 56 के संदर्भ में प्रिय छंद है तो वो शिव सिंह सेंगर है। ऐसे करके आप इन प्रारंभिक दौर की चीज़ों को याद रखोगे। फिर आप इन धाराओं का अध्ययन करते हैं। कौन कौन है? एक तो सिद्ध है, नाथ है, जैन है, रासो साहित्य है, विद्यापति है और अमीर खुसरो है। अब इनमें छोटे छोटे से बिंदु आप ध्यान रखो। जैसे सिद्ध में क्या ध्यान रखेंगे कि सिद्ध कोई 3-4 कवियों के नाम याद कर लो। अब यहाँ क्रम व्रम की कोई जरूरत नहीं है आपको। पहला सिद्ध कौन है? सरेपा ध्यान रखो। सरेपा, सबरपा, लुईपा, कन्नपा, कुकुरपा है तो बहुत सारे। और सरेपा की दोआकोश रचना और सबरपा की चर्यापद रचना। अब इन सिद्धों ने क्या लिखा? ये सिद्ध नारी को साधना के मार्ग में आवश्यक मानते थे, महामुद्रा के रूप में उनको अपनाया है, लेकिन गृहस्थ जीवन का विरोध किया है। राग और विराग का अद्भुत सौने मिलता है। राग और विराग का शास्त्र ज्ञान का विरोध किया है, लोकवाद ज्ञान को स्थापित किया है। वो पंक्ति आती है ना, पांडिय सल सत्य बखानी, पर वो पंक्ति याद नहीं है तो कोई बात नहीं। सामाजिक जो आडंबर है, भेदभाव है, जाति पाति वर्ग वर्ण भेद है, उसकी निंदा है। बड़ा प्रोग्रेसिव है हमारा सिद्ध साहित्य। देखो, ये इससे बड़ी प्रोग्रेसिव बात क्या होगी कि शादी तो हम करेंगे नहीं लेकिन रहेंगे नारी के साथ। आज का अमेरिकन कॉन्सेप्ट यही तो चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप जिसे बोलते हैं। और देखो, तुम लोग आधुनिक बन रहे हो ये बात कह करके, कई सालों पहले हमारे सिद्ध साहित्य जो हिंदी साहित्य की शुरुआत है वो कितना प्रोग्रेसिव है ना। तो ये चीज़ है। हालांकि सिद्धों की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये भी रही है कि इन्होंने इतना जादू टोना चमत्कार समाज में फैलाया, और साधना के नाम पे जो व्यभिचार समाज में फैला। आपको कभी समय मिलने तो पढ़ना, यादवेंद्र शर्मा चंद्र का एक उपन्यास है ढोलन कुंजकली। और ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र राजस्थान के बड़े उपन्यासकार हैं, आप इसका नाम नहीं ले रहे थे, है ना। तो सिद्ध साहित्य में जो इनको ईश्वर को ये मानते नहीं थे, क्षेत्रीय देवताओं को मानते थे, ईश्वर विश्वास नहीं था, और तंत्र मंत्र चमत्कार के द्वारा अपनी सिद्धि को इसी जगत में पा लेना, ये इनका उद्देश्य था। हर एक सिद्ध के पीछे पा पा पा, इसका मतलब एक दूसरे के पापा थे। पा एक आदर्श सूचक उपाधि थी। ये अधिकतर निम्न वर्ण के हुआ करते थे, हालांकि सरेपा आदि तो ब्राह्मण भी थे। तो जो निम्न वर्णीय गुरु आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो एक आदर्श सूचक उपाधि धारण कर लेता है, पा। फिर आप नाथों पे आ जाओ। अब नाथ सिद्धों का ही एक परिष्कृत रूप है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है ना। अब गोरखनाथ के गुरु कौन है? मच्छिंद्रनाथ। अब वैसे तो सिद्ध और नाथों के बीच की कड़ी मच्छिंद्रनाथ है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसका श्रेय दिया है मच्छिंद्रनाथ के गुरु बालनाथ, जिसका नाम पड़ा जलंधरनाथ, है ना। मच्छिंद्रनाथ की एक दो रचनाओं के नाम याद है क्या? अकुल वीर तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय। लेकिन गोरखनाथ की रचनाओं के नाम जरूर याद हो, है ना। गोरखवाणी का संपादन किसने किया? पीताम्बर दत्त भरतवाल ने किया। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो गोरखनाथ हैं इनकी भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। मुख्य तौर से 2-3 रचनाओं के नाम याद रखेंगे।
नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ। नारी का भी विरोध, गृहस्थ जीवन का विरोध, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इनके विरोध में आया। इन्होंने काया साधना की, पंचमकार, इन्होंने योग साधना की। ये ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन इनका ईश्वर कैसा था? निर्गुण, है ना। चमत्कार तो ये भी करते थे, पर इनका चमत्कार तंत्र मंत्र जनित था, इनका योग साधना जनित था, है ना। तो लिखा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कि अपने समय की तंत्र मंत्र से भयभीत जनता को भयमुक्त करने का जो काम है वो गोरखनाथ ने किया। अलख निरंजन पूरे भारत को धार्मिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इसलिए गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। इन पर बौद्धों का प्रभाव है, इनको तो कहते हैं बौद्ध सिद्ध हैं, इन पर शैव दर्शन। तो सिद्धों की सहज साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथ का उदय हुआ, जो शैव मत की करोड़ में पला। करोड़ माने गोद में पला। तो इतना ध्यान रखो, इनका अंतर ध्यान रखो। इसलिए देखो, इनका साहित्य शुष्क और नीरस नहीं है, क्योंकि नारी यहाँ है, इनका साहित्य शुष्क और नीरस है। आदि काल में सबने स्त्री पर, प्रकृति पर, आभूषण पर, श्रृंगार पर लिखा है, लेकिन जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा उनका नाम नाथ है। इतना सा आपको इतनी जानकारी हो। और नाथों में दो चारों के नाम और याद कर लो, मछेंद्र नाथ, जलंधर नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, पूरे नौनाथ गिनाने की आवश्यकता नहीं है ना। अब आ जाओ आप जैन पर। जैन भाई बहुत बढ़िया लोग थे, धार्मिक साहित्य लिखते थे, चरचरी, फाग, रास, चरयू, सबसे अधिक चरयू लिखे। कृष्ण पर, महाभारत पर तो हरिवंश पुराण लिखे इन्होंने। दो चारों के नाम याद रख लो, राम सिंह, स्वयंभू, पुष्तंत्र तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और वेद व्यास, है ना। बस दो तीन रचनाओं के नाम, दो तीन रचनाकारों के नाम, जैन साहित्य तीसरी। चलो आगे। अभी तक ये पूरा के पूरा साहित्य देखो, इन्होंने पद में लिखा, इन्होंने पद में लिखा, इन्होंने पद में लिखा, इन्होंने पद के साथ साथ गद्य में बहुत लिखा है। इसलिए गोरखनाथ को पहला गद्यकार कहा है मिश्र बंधुओं ने। ये बीकानेर प्री पीएचडी में सवाल आया था कि आदि काल में सबसे ज्यादा गद्य साहित्य किसने लिखा? नाथों ने लिखा। नाथों में भी किस भाई ने लिखा? गोरखनाथ ने लिखा। अब रासो साहित्य की विशेषताएं ये जरूर ध्यान रखो। अंगिरस वीर है, श्रृंगार मुख्य सहयोगी है, शांत रस नहीं मिलेगा रासो साहित्य में। बस डिंगल पिंगल शैली की अभी हमने बात की, वीर रस की खूब चर्चा मिलती है ना। मूलतः गेयात्मक रास्य है, संगीतात्मकता का गुण है, इतिहास और कल्पना का बहुत अच्छा समन्वय है ना। युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है वगैरह वगैरह। और मुख्य तौर से पृथ्वीराज रासो के जो पहलू जो मैंने अभी आपको बताए। सुनो, विश्वविद्यालय के अंदर मुझसे तक ये सवाल पूछे गए थे कि पृथ्वीराज रासो के कितने अध्याय हैं, उसका नाम क्या है, वो कितने मिलते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था, बोलता भी जा रहा था, सोच ये रहा था कि यार ये भी कोई सवाल है क्या है। पर पूछेंगे, जैसे ही पूछेंगे तो खैर ये सब जानने के बाद में अब आप आ जाइए विद्यापति पे। क्या बोलेंगे आप? विद्यापति से भक्त थे, तब जन्म हुआ, तब मृत्यु तो बोलनी नहीं है। जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? 1380 में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? मिथिला, वो बिहार का जो बिपसी गांव है ना, दरभंगा का। रचनाओं के नाम गिना दो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, शैव सर्वसार वगैरह। वह संधि के कवि हैं। कौन है विद्यापति? वो कवि है जिन्होंने आदिकाल की वेगवती धारा को भक्ति के पथ पर मोड़ दिया। तो आदिकाल और भक्ति काल के मध्य संक्रमण रेखा पर स्थित कवि हैं। वह संधि मैथिल कोकिल हैं, अभिनव जयदेव कहलाते हैं, है ना। संगीत विधान इतना सुंदर है कि मैथिली में आप पदावली पढ़िए आप इनकी। आप भ्रंश में लिखा, मैथिली में लिखा, है ना। संस्कृत में तो सबसे अधिक लिखा। देसिल बैना सब जन मिठा, तैतेसन जबरा वट्टा है। कृष्ण गीतावली तो नहीं, लेकिन ये कह सकते हो कि कृष्ण भक्ति गीति काव्य परंपरा की शुरुआत विद्यापति ने की थी। तो ये काफ़ी पहलू हो गए, इतना कौन सुनने वाला आपसे, है ना। और लेकिन आप आत्मविश्वास से फिल्मों में कितना बोल रहे हो वो चीज़ है। अमीर खुसरो है, मुख्य तौर से पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसले, दो सपने लिखे हैं, एक खालिक बारी ग्रंथ लिखा है। मनोरंजन और रसिकता के कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के पहले कवि हैं, क्योंकि खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, सब जगह फिरता है वो, मोती उसमें से एक ना गिरे है। और इतना ही नहीं, अपने गुरु के प्रति सम्मान क्या है कि गुरु के सुनने के बाद अपने प्राण त्याग दिया। आप त्याग दोगे क्या?
मतलब मोटा सा गुरुजी जो है वो डायबिटीज से मर गया, चल बढ़िया है, हिंदी का कलेश खत्म हुआ। और फिर वो सुनाओ आप, गोरी सोबे सेज पर, है ना, फिर है ना, अच्छा दुआ वो। और सबसे बड़ी बात जिसकी आज के समाज में अमीर खुसरो की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है, वो है भाषा के प्रति सम्मान। अरबी और फारसी के इतने बड़े जमाने में जब फारसी का आतंक हुआ करता था, उस समय ये कहने का साहस केवल अमीर खुसरो में था कि जो कुछ पूछना है मुझसे मेरी हिंदी में पूछिए। तो अपने आप को तोताए हिंद, तूतिए हिंद कहता था। तो भाषा किसी प्रकार से अरबी फारसी से कम नहीं मानता हिंदी को। और जो इन्होंने खालिक बारी में अरबी फारसी हिंदी के समानार्थी शब्दकोश दिए हैं, उससे जाने अनजाने में ही उर्दू नज्म का, उर्दू कविता का जन्म हो गया। इसलिए प्रश्न आता है उर्दू साहित्य में भी कि उर्दू नज्म के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। और पहली बार कोई कवि हिंदी में पैदा हुआ, पहला कवि। इनको अध्यात्म चाहिए, भूल भुलैया चाहिए, रहस्यवाद चाहिए, भाइयों को भी चाहिए। इनको धर्म की पड़ी हुई है कि जैन धर्म ग्रहण कर लो। राम लक्ष्मण सीता ने भी कर लिया जैन धर्म ग्रहण, लिखा है पुष्पतंत्र ने दिखाया है। इनको युद्ध और से लड़की से ही फुर्सत नहीं है। और यहाँ आ जाओ, ये भाई जो है कभी धर्म में, श्रृंगार में, सब में डूब रहा है। भाई केवल और केवल एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये आनंद है। देखो, केवल हिंदी में पहला ऐसा कवि कौन पैदा हुआ है जिसने केवल और केवल मनोरंजन और अपने पाठक वर्ग में विनोद की सृष्टि करके प्रसन्न करने के भाव से कविता लिखी है? तो वो केवल और केवल अमीर खुसरो है। ये आपका आदिकाल पूरा हो गया। ये लो, ऐसे करके याद करो, ऐसे प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर अब आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल बोल के थक गया हूँ। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, स्वयं भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आप भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और जब तक करते रहो, 5-7 मिनट में 1 घंटे का टाइम और आपके लिए निकाल लेता हूँ। इसको ऑफ कर देते हो तो प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मुँह हुई। अच्छा, 1 मिनट और, 1 मिनट रुको। 2 रचनाओं का उद्देश्य, 2 रचनाओं का, कामायनी और असाध्य वीणा, ये फिर से लिखोगे क्या आप? असाध्य वीणा नहीं लिखो, लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। है असाध्य वीणा का लिखा रखा है? तो लिखा रखा है ना, तो सुन लो केवल। जिसे नहीं लिखा हो वो नोट कर लेना शिवानी से। देखो, सुनो, नहीं लिखा तो लिख लेना, डायरी यहाँ रखी हुई है बगल में। मेरे मुंह से बोला हुआ अच्छा थोड़ी लगेगा। सुनो, असाध्य वीणा कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अपने अहम का विसर्जन कर दो। एक बड़े से बड़े आए कलाकार, लेकिन वीणा को कोई बजा पाया? अब एक व्यक्ति आया जो साफ कहता है कि सुनता हूं मैं, पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान। अपने अहम। देखो, मौन से साधक को अपने साध्य की प्राप्ति के लिए मौन से महामौन की यात्रा करनी पड़ती है। और मौन से इस महामौन की यात्रा में अहम का विलयन अनिवार्य घटक है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ये चीज बड़ी है। और असाध्य वीणा सर्जना क्षमता की गहरी व्याख्या करने वाली कविता है। इस पर अंशा अंशी वाले रहस्यवाद का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि जो वीणा है और जो क्रीट तरु है, क्रीट तरु भ्रम का प्रतीक है और जो वीणा है उस भ्रम का एक अंश है, लेकिन आज वो भ्रम से अलग है। तो जो वो अनकहे सत्य का साक्षी है प्रेमवत केश कम्बली, जो उस वीणा को उस क्रीट तरु से मिला देना चाहता है। तो वो पूरे प्रसंग में आप इतना भी बोल देंगे कि सर्जना क्षमता की गहरी व्याख्या करती है और अहम के विलयन को बहुत आवश्यक मानती है। और अंत में जो मैं 2 पंक्ति कहता हूँ, जो कि राम की शक्ति पूजा पर भी पूरा की पूरा लागू होती है कि साधना समर्पण मांगती है पूजा भाव से, एकांतिक मन से और संपूर्ण आत्मदान के साथ। इसी वाक्य के साथ इसका पूरा उद्देश्य, और इसी का नहीं बल्कि राम की शक्ति पूजा से भी बात जुड़ जाती है। और कामायनी का उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि जब तक मनुष्य अपने ज्ञान में, अपने मस्तिष्क और हृदय और मन में समन्वय नहीं कर लेगा, सुख दुख के भावों को समभाव से ग्रहण नहीं करेगा, जब तक मनुष्य प्रकृति की रागात्मक चेतना के साथ जुड़ नहीं जाएगा, तब तक वह दुख पाता रहेगा।
इन परस्पर चीज़ों में समन्वय करके ही वह आनंद की स्थिति तक पहुंच सकता है। तो कामायनी का मुख्य उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना करना, और वो आनंदवाद समरसता से ही संभव है। इसलिए समरसतावाद और आनंदवाद की बात की जाती है। अब दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, तो सुख दुख का समन्वय हो गया। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडंबना है जीवन की। तो एक प्रकार से ज्ञान, क्रिया और इच्छा का समन्वय हो गया। शक्ति के विद्युत विकल व्यस्त कणों में भी समन्वय की उन्होंने बात की है, जो राष्ट्रीय चेतना से जुड़ती है। और तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता ही संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। तो स्त्री पुरुष भावना में समन्वय। और सबसे बड़ी बात, जो हम प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं, वो चिंता भी यहाँ की। आज शक्ति का खेल खेलने में आतुर नर, प्रकृति संग संघर्ष निरंतर फिर कैसा डर। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करके हम प्रकृति के साथ रागात्मक स्तर से फिर से जुड़ जाएं, ये कहना कामायनीकार का उद्देश्य है। और यदि इन मूल्यों को हम हासिल करते हैं तो हम एक बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे, यही बताना कामायनीकार का उद्देश्य है। ठीक है।